हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। संपूर्ण बाल विकास में हम देख रहे हैं जो आज के यानी कि आज हम 10 क्वेश्चन देख रहे हैं और जो इसके साथ साथ क्वेश्चनों के साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किस तरह से हमें क्या है सीटेट के पेपर को हल करना है। चलिए तो हम देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के समूह में काम करने और उनके सहपाठियों के संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेरित करने वाली जो कॉन्सेप्ट है हमें वो क्या सिखाती है, कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट के बारे में सिखाती है। तो ये बात तो हो गई सही। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया क्यों, अगर आपकी कक्षा में यानी 40 बच्चे हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के अलग अलग हिस्से से या अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सामाजिक प्रक्रिया के अंदर आ गया। और सामाजिक प्रक्रिया के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से क्या यानी किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या होगा, यानी कि प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो उदाहरण, यानी कि उदाहरण की चीज़ देने चाहिए। फिर आता है गैर उदाहरण, यानी कि इस तरह की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है समरूपता। कहीं ना कहीं नकारात्मक पुनर्बलन जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम कभी भी मोटिवेशन के तौर पर देते हैं, यानी कि बच्चे को जब आखिरी स्टेज में, यानी कि बिल्कुल आखिरी स्टेज में लेके जाया जाए तब नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। पर नकारात्मक पुनर्बलन भी एक काउंसलर के द्वारा ही दिया जा सकता है, ऐसे ही किसी के द्वारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसलिए नकारात्मक पुनर्बलन इसका आंसर कट जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जा सकता है। जब संरचनावादी की बात आए तो किस चीज़ की बात आ जाएगी, वहाँ के वातावरण की। और अगर हम ऑप्शन काटने की बात चलें तो केवल वाला ऑप्शन कट जाएगा। वास्तविक जीवन में की बात आ जाएगी, वास्तविक जीवन की बात आएगी। शास्त्रीय अनुकूल परिणाम आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं कट जाएंगे। तो इसका आंसर बचेगा वातावरण के सक्रिय यानी सक्रिय वातावरण की बात कर रहे हो। और सक्रिय वातावरण क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में याद करेगी। तो कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं, तो कौन सी चीज़ें होगी देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। जानकारी से संबंधित एक तरह से बेतमल शब्दों का, यानी कि एक तरह से शब्दों का प्रयोग बनाना, ये नहीं होगा। फिर जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, नहीं, ये भी चीज़ नहीं होगी। फिर आया है जानकारी से संबंधित दृष्टि रूपक और समरूपता बनाना, ये आपका कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं लास्ट देखते हैं, जानकारी को बिना, अच्छा ये नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर कहीं ना कहीं ये कट जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थी की समस्या समाधान क्षमता विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किससे उसे करना चाहिए, यानी निम्न में से किससे बचना चाहिए इसमें पूछा है, बचना चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ों से हम उस चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समस्या को ठीक जो है समझने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेशन करने वाली बात है। इसमें पूछा है बचने की बात, यानी कि एक तरह से बचने, तो ये करना चाहिए हमें। विद्यार्थी को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। विद्यार्थियों को व्यवस्थित कार्य करने के आदत विकसित करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी को प्रेरित करना कि वह कार्य को जैसे ही जल्दी करे, नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों से संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। भाई विद्यार्थियों से संबंधित त्रुटियाँ जब होती हैं तो उसमें क्या होता है, अधिगम की कमियों को खोजना चाहिए और उसको एक तरह से मैपिंग करनी चाहिए, या फिर एक तरह से गैपिंग को जो एरर है वो ढूंढना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन इस तरह दंड द्वारा, यानी दंड की बात बिल्कुल नहीं होगी। त्रुटियों का उपेक्षा करना चाहिए, यानी कि इस तरह से ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जो उनकी वजह से त्रुटि हो रही है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करनी है, तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में इसका आंसर हो जाएगा ये।
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, संज्ञान और भावना, यानी कि संज्ञान और भावना की बात आ जाएगी तो संज्ञान और भावना क्या होती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक तरह से ये क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो एक दूसरे से संबंधित यानी स्वतंत्र नहीं है, कभी कभी नहीं आते, और ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाले असफलताओं के कारण उनकी योग्यता की कमी को मानता है, और यानी उसमें कौन सी भावना पैदा हो गई भाई, उसमें कौन सी भावना पैदा हो गई, उच्च आत्मसम्मान की भावना नहीं, उसमें हो गई है लर्निंग हेल्पनेस की भावना, यानी कि लर्निंग हेल्पनेस क्या है, अधिगम निस्सहायता, यानी कि उसमें हो गई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, और क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपकी किस पर जोर दिया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस पर जोर दिया है, यानी कि बहुविषयात्मक शिक्षा पर, यानी कि वो उसने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहिए भाई, जब नकारात्मक बात आ जाएगी, नकारात्मक लर्निंग की बात आ जाएगी, नेगेटिविटी की बात आ जाएगी, तो नेगेटिविटी में क्या आ जाएगा, कुपोषण की बात आ जाएगी, यानी कि कुपोषण आ जाएगा इसमें, कुपोषण यानी कि कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कुपोषण से तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति की ऊर्जा या पोषण तत्वों को सेवन यानी कि जो कमी होती है तो वो आ जाता है कुपोषण, यानी कि जो एक तरह से डाइट या पूरे इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से पूर्ण नहीं मिल पाती, तब आ जाता है कुपोषण के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं सीटेट के संपूर्ण बाल विकास में इंपॉर्टेंट थे। आज आपकी क्लास बहुत जल्दी हो गई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।